रहे हैं। और यह इतिहास साधारण बात नहीं है, इन्होंने कितना बड़ा अध्ययन किया होगा, तब जो है यह मौखिक रूप से हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। अध्ययन और कितना शास्त्र और वेद, और जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे इस शालाओं के छात्र छात्राएं हैं, उनको अगर हम यह इतिहास पढ़ाते हैं तो निश्चित हम उनमें ऊर्जा आती है और हम वही याद करते हैं जो हमारे महान पुरुषों ने किया है। अभी मेकाले की शिक्षा में हमने अंग्रेजों के इतिहास को पढ़ा, हमने कायरता को पढ़ा, हमने धोखे को पढ़ा, हमने अपने महान पुरुषों को भूल गए। आज हम युगहर कार्यक्रम में लगातार हर गुरुवार को हम अपने भारतीय जो हमारे महान पुरुष रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए हैं और बहुत जुल्म सहे हैं, अपने परिवार को जिन्होंने देश के लिए बलि दी है, अथाह कष्ट सहा है, परंतु देश को नहीं झुकने दिया, अपने उनको गुलाम नहीं होने दिया। ऐसे महान पुरुषों का इतिहास को आदरणीय डॉक्टर राकेश जी सुना रहे हैं, हम सब सुने और अपनी नई पीढ़ी को सुनाएं। यह रिकॉर्ड भी होता है, तो बीच बीच में अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश को अवश्य सुनाएं। मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राकेश आर जी को, नोएडा दिल्ली से है। आप आएँ और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। ओ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। जी ओम। सदन को सादर नमन। आदरणीय मुन्नीलाल जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इतिहास जैसे गंभीर विषय की आवश्यकता पर भूमिका में बहुत सुंदरता के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए। उससे पहले बहन दीपा जी योगाहार कार्यक्रम के प्रथम सत्र का संचालन कर रही थीं। आज का योगाहार कार्यक्रम संपन्न करा रही थी, उनके लिए भी धन्यवाद। आज हम रानी उर्मिला, जिनके बारे में पिछली बार बता रहे थे, उससे आगे चर्चा को लेकर चलते हैं। एक महान वीरांगना के दिए संस्कार इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। प्रसंग से जुड़ने के लिए उन घटनाओं को थोड़ा सा याद कीजिए जो हम बता रहे थे। 29 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो जाती है। राणा रतन सिंह के बेटे अजय सिंह दूर चले जाते हैं, चित्तौड़ को छोड़ना पड़ जाता है। कैलवाड़ा के जंगल में जाकर के, वनों में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के अपना जीवन यापन करने लगते हैं। वहां पर मुंजा बेलचा नाम के एक सरदार से उनका विरोध हो जाता है। विरोध इतना बढ़ता है कि वह मुंजा बेलचा नाम का सरदार राक्षस राजा के प्राण लेने की तैयारी करने लगता है। तब राजा अजय सिंह, जो कि उस समय वनवासी का जीवन काट रहे थे, और वह वनवासी भी होकर वह वनवास भी उनका अज्ञातवास था, क्योंकि चित्तौड़ के लोगों को भी पता नहीं था कि तुम्हारा राणा कहीं बचा हुआ है। वो सोच रहे थे कि राणा गया और अब अलाउद्दीन खिलजी के अधीन ही शायद रहना पड़ेगा। निराशा निशाने उनको घेर लिया था। परंतु आपको उस घटना का फिर स्मरण आ रहा होगा कि राणा ने अपनी प्राण रक्षा के लिए अपने भतीजे हमनीर को बुलाया और उसने उस राक्षस का अंत किया। तब उन्होंने उस राक्षस के
खून से ही अपने भतीजे का राज तिलक करके उसको राजगद्दी सौंप दी। राणा की पिक्चर समाप्त हो गई। उनके दो बेटे जो मैंने बताए थे, उनमें से सुजान सिंह नाम का चित्तौड़ को छोड़ करके दक्षिण की ओर चला गया और वहां जाकर के उसी के वंश में आगे जाकर के शिवाजी का जन्म हुआ। वो घटना उधर की तरफ चली जाती है। यहाँ पर राणा हमीर सिंह, जो कि राणा अजय सिंह के भतीजे थे, राणा रतन सिंह और रानी पद्मनी के पोते थे। अब वो देखते हैं कि तेरे परिवार के 12 चाचाओं का, ताऊओं का अंत हो गया। दादा का अंत हुआ, दादी का अंत हुआ चित्तौड़ के लिए, और दूसरे हजारों की संख्या में वीरांगनाओं ने रानी के साथ बलिदान दिया, जौहर किया, वो भी अलग। और इधर अनेक वीरों ने भी रण क्षेत्र में जाकर के जो बलिदान दिया था वो भी था। ये अपने, हमारा देश अपने पूर्वजों को याद करके बाद में भी श्राद्ध मनाने वाला देश है। वैदिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि श्राद्ध जीवित का होता है, जिसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है और उसके खान पान का, वस्त्र आदि, भोजन आदि सब की व्यवस्था करने की श्रद्धा का संकल्प लिया जाता है। लेकिन जो मृतक हो गए हैं उनके सपने भी हम साकार करेंगे। तो जो चले गए उनके प्रति भी हमारे यहाँ दायित्व बनता है और उसको हम निभाते हैं। तो राणा रतन सिंह के पोते हमीर सिंह ने देखा कि तेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ताज तो पहन लिया लेकिन कांटों का ताज है, क्योंकि राज्य कहीं नहीं था, चित्तौड़ पराधीन थी, जहां से बैठ करके शासन चलाया जा सके ऐसा कोई ठिकाना नहीं था। महाराणा प्रताप से भी दयनीय स्थिति थी। महाराणा प्रताप के पास तो 6300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमेशा रहा। जब वो अत्यंत विषम परिस्थितियों में जंगल में भटक रहे थे तब भी 6300 वर्ग किलोमीटर के राजा थे। लेकिन आज इसके पास तो 63 मीटर भी नहीं थे। अपने वीरों के इस इतिहास को, रोमांचकारी इतिहास को पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। ये काल कौन सा था? ये वो काल था जब अलाउद्दीन खिलजी का राज्य देश पर था और लगभग सारा भारतवर्ष, दक्षिण भारत में केवल तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, इधर आपके पूर्वोत्तर भारत जो है, जो आसाम आदि प्रांत हैं, इसको छोड़ दीजिए, और जो आज का उड़ीसा होता है इस प्रांत को छोड़ करके बाकी सारा भारत, जिसमें आज का पाकिस्तान और कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का भी सम्मिलित है, यानी उसको लगाएंगे तो कह सकते हैं कि आज का सारा भारत उसके गुलाम था। इतने बड़े भूभाग पर, इतने बड़े भूमंडल पर राज्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक ऐसा बच्चा, रानी उर्मिला का बेटा, जिसको मां ने संस्कार दिए थे, आज राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्प ले रहा है। और वो संकल्प हमें बताया नहीं जाता, हमसे दूर कर दिया जाता है।
कारण केवल एक है कि आप संकल्प शक्ति के धनी ना बने, आप अपने पूर्वजों के संकल्प शक्ति के पुजारी ना बने, इसलिए आपसे वो चीजें ओझल की गई। लेकिन कर्नल टॉड को पढ़ना चाहिए हम लोगों को, और दूसरे इतिहासकारों को पढ़ना चाहिए कि बात एक से चली तो कहां तक पहुंची और प्रेरणाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, और मिट्टी में से बड़े बड़े राज्य खड़े करना ये भारत की कितनी शानदार परंपरा है। इसको समझने के लिए हमीर को, रानी उर्मिला को, और आज एक नई वीरांगना के बारे में हम आपको बताएंगे, इन सबको समझने की आवश्यकता है। हमीर ने देखा कि कोई दूर दूर तक भी तेरा साथी नहीं है, संगी नहीं है, कोई तेरे साथ चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर चाचा ने तुझे तिलक लगा दिया है तो तू अब किस वंश परंपरा का राजा बन चुका है, और तुझे करना क्या है? तुझे राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। कांटों का ताज है और इसके बड़े बड़े गहरे गहरे राज हैं। इसलिए वो संकल्प शक्ति को धारण करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अब उसने एक संदेश अपने चित्तौड़ वासियों के लिए भेजा कि जो जो लोग स्वतंत्रता प्रेमी हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि देश धर्म की रक्षा के लिए फिर से प्रयास किया जाए और जो हमारा राज्य हो गया था उसको स्थापित किया जाए, वो लोग जितने भर भी हैं वो अरावली पर्वत के एक और अमुक स्थान पर आ जाएं। चित्तौड़ राज्य के अधिकांश लोग, बहुत कम मुट्ठी भर ऐसे थे जो किन्हीं कारणों से रह गए थे, जैसे कोई बीमार था, पशु आदि की देखभाल के लिए भी घर में किसी को रहना आवश्यक था, मकानात की देखभाल के लिए भी किसी को रहना था, खेती बाड़ी को देखने के लिए भी किसी को रहना था। ये मजबूरियां जिन जिन के सामने थी, उनको छोड़कर सारा चित्तौड़ के लोग अरावली पर्वत के एक ओर आकर खड़े हो गए। जब राजा आता है तो आज उनके लिए दो खुशी हो रही थी। एक तो स्वाधीनता का बिगुल बज रहा था, और दूसरे जो पिछले 22, 23, 25 वर्ष उनके इस प्रतीक्षा में गुजर गए थे कि अब हमारा राजा नहीं रहा, हमारा राणा नहीं रहा, आज उनको ये एहसास हुआ कि हमारे राजा की वंश परंपरा में एक वीर पुरुष जीवित है, जो उस रानी का सपूत है जिसने अपनी वीरता से अपने ससुर राणा रतन सिंह को भी प्रभावित किया था। उसी की कोख से जन्मा हुआ सपूत आज हमारे पास में है, जो इस बात का संकल्प ले रहा है कि मुझे चित्तौड़ वापस लेनी है, मुझे हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, मुझे सनातन की रक्षा करनी है। और उस सनातन की रक्षा के लिए जितने लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वो सब आ जाएं। तो जितने लोग आए थे आज उनको आप देश की स्वाधीनता का एक सेनानी मान करके उनका अभिनंदन कीजिए। वो भीड़ नहीं थी, वो सुनियोजित ढंग से बलिदानियों की एक सभा थी जिसे आहूत किया गया था। इसको इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हम भीड़ समझ करके आगे बढ़ लेते हैं और मान लेते हैं जैसे उनके पास कुछ भी कोई योजना नहीं थी। ऐसे ही सरजमीने हिंद पर अखला के आवा में फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये भी काफिले आए और पागलों की भीड़ थी जो इकट्ठी हो गई थी, ऐसा नहीं था। उनके सामने सीधा संकल्प था, सीधी योजना थी।
एक ही उपाय था, एक ही रास्ता था, एक ही संकल्प था। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो आना चाहते हैं वो इधर आ जाए। तो उसको भीड़ नहीं कह सकते, उसको पागलों की उपस्थिति नहीं माना जा सकता। लोग आते हैं, राजा के साथ खड़े हो जाते हैं। राणा ने कहा ठीक है, आप आ गए, मुझे आप ही चाहिए। अब हिंदुस्तान से मुसलमानों की सत्ता को समाप्त करना है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सभी ने हाथ उठा दिए। कितने लोग बलिदान के लिए तैयार हैं? सभी ने हाथ उठा दिए। देखिए, इतने बड़े क्षेत्र पर राज्य करने वाले खिलजी वंश के खिलाफ योजना बन रही है और संकल्प लिया जा रहा है कि इनको समाप्त करना है, भगाना है। तो वहां पर ये योजना बन जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जब वह वहां से लौट गया था दिल्ली के लिए, तो उसने चित्तौड़ का शासक मालदेव को बना दिया था। मालदेव एक हिंदू शासक था और हिंदू होकर के वह हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा था, यानी कि उसे आप गद्दार कह सकते हैं। उसने इस बात पर विचार किया कि यदि इतने लोग एक बार की कॉल पर, एक बार के आवाहन पर अपने भावी राणा के साथ जाकर खड़े हो सकते हैं, तो तेरा क्या हाल होगा। और वो राजा मालदेव चित्तौड़ के उन भवनों में रह करके ही शासन कर रहा था जो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा वंश से छीने थे। इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं किया जाता इन घटनाओं का, ये सब छुपा दी गई और एक ऐसा विमर्श बना दिया गया कि आप तो कमजोर थे, आपके पास कोई संकल्प शक्ति नहीं थी, आप में फूट थी, पता नहीं क्या क्या चीज। तो उसने उन्हीं महलों से, जिनमें कभी राणा हमीर का एक उत्तराधिकारी के रूप में जन्म हुआ था, उन्हीं महलों में रहते हुए एक प्रस्ताव भेजा कि मेरी बेटी बनवीरी, उसके बेटे का नाम बनवीर था, अब विवाह योग्य हो गई है और मैं चाहता हूं कि राणा इसका विवाह आपसे किया जाए। अब जिस परिवार में, जिस भवन में राणा पैदा हुआ था, उसी से यह प्रस्ताव आ रहा है। यानी कि बारात लेकर के जाएगा, वर यात्रा लेकर के जाएगा। बारात शब्द नहीं है, वर यात्रा शब्द है। वर यात्रा लेकर के जाएगा तो अपने ही भवन में जाना पड़ेगा। राणा को उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है, आपको नहीं जाना चाहिए। राणा ने कहा कि षड्यंत्र को भी देखूंगा, लेकिन अपने भवन में जाने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए चलते हैं। तो राणा बड़े सुरक्षित ढंग से सशस्त्र सिपाहियों को अपने साथ लेकर के अपने ही भवन में, अपने ही पूर्वजों के घर में वर यात्रा लेकर जाते हैं। इतिहास की अद्भुत घटना है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई राजकुमार, जब कोई राजा, जब कोई राणा अपने ही घर में बारात लेकर के जा रहा हो, पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखते हैं कि ऐसा कहीं पर कोई भी समारोह दिखाई नहीं दे रहा जिससे लगे कि यहाँ पर कोई विवाह होने वाला है। जब उनकी वर यात्रा वहां पहुंच जाती है तो राजा मालदेव अपने पुत्र बनवीर के साथ मुख्य द्वार पर आता है और उन्हें अंदर लेकर के पहुंच जाता है। अब राणा हमीर को समझ में आ गया कि कहीं कुछ नहीं है और कहीं ना कहीं सचमुच धोखा हो रहा है। लेकिन राजा मालदेव की बेटी बनवीर की बहन होने के कारण एक स्थान पर उसको लिखा गया है, अन्यथा अन्य स्थानों पर केवल
राजा मालदेव की पुत्री कह करके ही संबोधित किया गया, नाम तक पता नहीं है लोगों को। उसको लाया जाता है और राजा अमीर के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसने कहा कि यह रिश्ता मुझे स्वीकार है और मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। उस समय की राणाओं की परंपरा के अनुसार विवाह संस्कार के एकदम पश्चात रानी, संभावित रानी या राजकुमारी को और उस दूल्हे को, वर को, दोनों को मिलने का स्थान दिया जाता था एकांत में। जब वह राजकुमारी एकांत में अपने भावी पति से मिलती है तो वह सच सच बता देती है कि मेरा विवाह तो उस समय हो गया था जिस समय मैं अबोध थी और मुझे कुछ भी ये जानकारी नहीं थी कि विवाह होता क्या है। 3-4 वर्ष की अवस्था में तो मैं विधवा हो गई थी। आपको शायद इन तथ्यों की जानकारी नहीं है। यदि आपको यह रिश्ता या संबंध स्वीकार नहीं है तो आप अभी पीछे हट सकते हैं। राणा हमीर ने कहा कि आपने सच सच बताया, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन मुझको चित्तौड़ लेनी है, मुझको मुसलमानों का अंत करना है, मुझको देश की रक्षा करनी है। आप उसमें कितना सहयोग मुझे कर सकती हैं? राष्ट्र धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए उस वीरांगना ने तनिक देर नहीं लगाई और कहा कि मेरे पिता का जो मंत्री है, जलंधर उसका नाम है, जब आपको ये दहेज में देने की कुछ बात कहें तो इनसे कहना कि मुझे आप अपने मंत्री जलंधर को दे दीजिए, बस फिर आपका काम हो जाएगा, चित्तौड़ भी मिलेगी और मुसलमानों का अंत भी होगा और देश धर्म की रक्षा भी होगी। उस रानी के इस देश, धर्म और संस्कृति के प्रति पवित्र भावों का विस्तार आज करने की आवश्यकता है। ये बताने की आवश्यकता है कि देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वीरांगनाओं ने कितना बड़ा बड़ा काम किया है। अब कहीं ना कोई भाई है ना पिता है, सब उसको जयचंद दिखाई दे रहे हैं और वो भीतर से इस बात के लिए प्रेरित है कि मेरा देश बचना चाहिए। राष्ट्र प्रथम का भाव लेकर के उस रानी ने, वीरांगना ने अपने भावी पति के समक्ष ये प्रस्ताव रख दिया। जब राणा हमीर वहां से विदा होते हैं तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब उसने दहेज में कुछ देने की बात कही तो कहा कि अपने मंत्री जलंधर को मुझे दे दीजिए, और वो उसको लेकर के वहां से विदा होकर के चले जाते हैं। साल 2 साल बाद रानी बनवीरी ने, देखिए यहां पर रानी शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए हमको, क्योंकि रानी हिंदी का कोई शब्द ही नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है। ये राणा से शब्द बना है, रानी। जो राणा की पत्नी हो वो रानी है। और रानी, क्योंकि अण इंग्लिश में कोई लेटर नहीं है, अक्षर नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका उच्चारण किया रानी। तो रानी शब्द हमारा नहीं, रानी शब्द हो सकता है। तो रानी ने पुत्र रतन को जन्म दिया, नाम रखा गया क्षेत्र सिंह। और यह क्षेत्र सिंह अपने समय में आगे जाकर के जब राणा का उत्तराधिकारी बना, अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, तो यह बड़ा प्रतापी शासक सिद्ध हुआ था। लेकिन इतिहास से ये राणा क्षेत्र सिंह भी मिटा दिया गया। बप्पा रावल के बाद कुछ ही राणा हैं जिनको हम याद रखते हैं।
राणा रतन सिंह के बाद संग्राम सिंह पर पहुंच जाते हैं, उदय सिंह और महाराणा प्रताप, और उसके बाद जय सिंह वगैरह की छोटी मोटी चर्चा कहीं यत्र तत्र होती है, अन्यथा इस पूरे के पूरे वंश को ही हम नकार देते हैं। जो 700 के करीब से 600 650 के करीब से राजवंश चला और 1947 तक 1500 वर्ष तक 1400 वर्ष तक शासन करता रहा, और आज भी जिसके वंशजों का देश में बहुत अधिक सम्मान है। क्या आप देखते हैं कि किसी भी देश में, भारतवर्ष की तो बात छोड़िए, अरब में भी चले जाइए, कोई मुस्लिम शासक परिवार ऐसा है जिसने इतने दिन तक शासन किया हो और उसका आज भी नाम और सम्मान हो? कभी नहीं। तो कोई तो बात होगी, उस बात पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं और बार बार भूलने का प्रयास करते हैं, छोड़ो क्या करना है इसका। क्योंकि प्रश्न तो इतिहास में अकबर पर पूछे जाएंगे, औरंगजेब पर पूछे जाएंगे, उनकी राजपूत नीति पर पूछे जाएंगे, इसलिए उनको याद करते हैं। लेकिन राजपूत नीति में राजपूतों ने क्या किया था उसको याद नहीं करेंगे, हिंदुओं ने क्या किया था उसको याद नहीं करेंगे। तो ये विमर्श बनना चाहिए। मेरा इस सम्मानित मंच से विनम्र अनुरोध है कि ये विमर्श बनना चाहिए, और उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। यह केवल गाथा गाने के लिए मंच नहीं है, ये गाथा को विस्तार देने का मंच है, नया विमर्श बनाने का मंच है। एक एक व्यक्ति लाखों की संख्या का बल लेकर के यहाँ पर भीम बली बन करके बैठा है, बजरंग बली बन करके बैठा है। वीरांगना बहनें वही उर्मिला बन करके बैठी हैं, वही बनवीरी बन करके, पन्नाधाय बन करके, जीजाबाई बन करके बैठी हैं, जिनमें लाखों लाखों की शक्तियां हैं। उन लाखों लाखों शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है, उनको विस्तार देने की आवश्यकता है। राणा क्षेत्र सिंह को जन्म देती है। अब उन्होंने तैयारी करनी आरंभ की कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाए। चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। रानी अपने पुत्र क्षेत्र सिंह को जन्म देने के पश्चात उसके ननिहाल में मिलाने के लिए ले जाती है, उनको दिखाने के लिए ले जाती है। राणा ने बड़ी सहजता से अनुमति दे दी, जाइए। रानी ने वहां जाकर के देखा कि उसके पिता किन्हीं कारणों से राजधानी से बहुत दूर थे। तब उन्होंने अपने गुप्तचर के माध्यम से अपने पति के पास सूचना भेजी कि चित्तौड़ को लेने का सबसे उत्तम समय है, आप इस समय आक्रमण कर सकते हैं और आप आकर के अपनी खोई हुई राजधानी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यही होता है, और राजा राणा हमीर हमीर उनको कहते हैं, हमीर वहां से सेना लेकर के चित्तौड़ की ओर आते हैं। भयंकर युद्ध होता है। राजा मालदेव का बेटा हरि सिंह युद्ध में मारा जाता है। चित्तौड़ की वास्तविक उत्तराधिकारी सेना चित्तौड़ के किले में प्रवेश करने में सफल हो जाती है। 1335 की घटना है मान्यवर। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज चित्तौड़ में 32 वर्ष पश्चात भारत की राष्ट्रवादी सेनाओं का प्रवेश हो रहा था। 1303 के पश्चात चित्तौड़ पहली बार अपने वास्तविक उत्तराधिकारी का अभिनंदन कर रही थी। चित्तौड़ के किले का कण कण
आज अपने राणा को अपने बीच पाकर के अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा था। राणा की सेनाएं प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के पश्चात वह उस पर अपना अधिकार कर लेती है। 1335 की घटना है और राणा के साथ जो घटना आज घटित हो रही थी वो भारत के इतिहास की अप्रतिम रोमांचकारी घटना है। क्योंकि आज जब राणा अपने वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में अपने किले में प्रवेश करने में सफल हो गया था, उस पर अधिकार करने में सफल हो गया था, तो उस समय के मुस्लिम शासन के खिलाफ भारत के लोगों ने मानो राणा के नेतृत्व में क्रांतिकार स्वाधीनता का बिगुल फूंक दिया था। अगले 2 वर्ष में सारा दक्षिण भारत आजाद हो गया, मध्य प्रदेश भी आजाद हो गया, बिहार का बहुत बड़ा भाग आजाद हो गया, राजस्थान का अधिकांश भाग आजाद हो गया। और इस प्रकार भारत में उस समय राणा हमीर सिंह के नेतृत्व में एक महान क्रांति हुई। देश के लोगों ने भी, सनातन के रक्षकों ने, सनातन के चिंतकों ने, जो मैं कहने जा रहा हूं बात बहुत ध्यान से सुनने की है, आज अपने राणा को राणा ना कहकर के महाराणा कहना आरंभ किया। यहां से महाराणा शब्द आया है। इससे पहले के शासकों को राणा कहा जाता था, लेकिन जिसने खोई हुई चित्तौड़ को वापस ले लिया, जिसने खोए हुए साम्राज्य को फिर से स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली, जिसने हिंदुत्व का गौरव बनकर के हिंदुत्व को, सनातन को अपना संरक्षण प्रदान करना स्वीकार कर लिया, आज सनातन के चिंतकों ने उसको महाराणा कहने का भी संकल्प ले लिया। यहां से आगे के राजाओं को महाराणा कहा जाना आरंभ हुआ। इससे पूर्व के किसी शासक के नाम के सामने आपने महाराणा लिखा नहीं देखा होगा। तो महाराणा बने तो बने क्यों? यदि इस पर विचार किया जाए तो पता चलता है कि खोई हुई चित्तौड़ को, खोई हुई प्रतिष्ठा को, खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने के कारण उनको उस दिन से महाराणा कहा जाने लगा। इसके पीछे प्रेरणा किसकी थी? प्रेरणा थी रानी वनवीरी की, प्रेरणा थी उर्मिला की, जिनके खून के कारण उस राणा हमीर का निर्माण हुआ था। कितनी अभिनंदनीय है वो मां, और एक जीवन साथी के रूप में वनवीरी कितनी अभिनंदनीय है, जिसने देश, धर्म और संस्कृति को प्राथमिकता दी और राजा से कह दिया कि आपके साथ हूं। देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है महाराज, और जहां आप खड़े होंगे वहीं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ करके, खड़ा हुआ देख करके अपने आप में आनंद का अनुभव करूंगी। ऐसी वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धानत होकर के हमें उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। आज की पीढ़ी को, आज के युवा को ये बात बताने की आवश्यकता है कि सच क्या था और उसके पीछे किन किन लोगों का, किस किस प्रकार का योगदान था। आज हम सोच रहे थे कि एक घटना और भी रखेंगे, लेकिन समय हो रहा है तो मैं लेकिन फिर भी उसकी भूमिका आज जमा देता हूं 2-3 मिनट में, और बाकी सारी बातें अगले अंक में उसके बारे में करेंगे, अगली श्रृंखला में करेंगे। रानी सारंधा, रानी सारंधा जो कि बुंदेलखंड की
इतिहास की एक स्वर्णिम कड़ी है। उस पर हम अगले गुरुवार को चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बहुत विनम्रता के साथ मंच पर एक विचार शेयर कर रहा हूं। ये बुंदेलखंड क्या है, बुंदेला क्या है? निश्चित रूप से हमारी वीरता का, हमारे शौर्य का, हमारे पराक्रम का प्रतीक है। एक गौरवपूर्ण इतिहास परंपरा इस शब्द में ही आकर के समाहित सी होती जाती दिखती है। और हमारे भीतर गर्व और गौरव का बोध होता हुआ दिखाई देता है, राष्ट्र बोध होता हुआ दिखाई देता है, इतिहास बोध होता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे एक गौरवशाली इतिहास है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लोक प्रचलित भाषा में शब्दों को गुम्फित कर दिया गया। लेकिन आज हम इस क्षेत्र के बारे में, इसके इतिहास के बारे में भी कुछ विचार करना उचित समझते हैं। बुंदेलखंड का वृहद इतिहास, इसके आधार पर डॉक्टर काशी प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपनी पुस्तक बुंदेलखंड का सामाजिक आर्थिक इतिहास के पृष्ठ 11 और 12 पर, अगर कोई आप में से नोट कर रहे हो तो बुंदेलखंड का सामाजिक आर्थिक इतिहास, काशी प्रसाद त्रिपाठी जी लेखक हैं। वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान की बात है, हमको समझना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर या तो राज परंपरा को देख करके किसी प्रांत का नाम रखा जाता था, क्षेत्र का नाम रखा जाता था, शहर का नाम रखा जाता था, राजवंशों के नाम रखे जाते थे। यानी कि कहां कहां तक उसका क्षेत्र था, भूमि, जो कहां कहां तक उसका देश जाता था। जैसे हमने आपको बताया था कि हरिवर्ष, राजा हरिवर्ष के नाम पर हरिवर्ष रख दिया, इलावर्त के नाम पर इलावर्ष रख दिया, और भारत के नाम पर भारतवर्ष रख दिया। तो इस तरीके से भारतवर्ष, ऐसे ही चेदी वंश जो था, चिदी वंश के राजाओं के कारण कभी इसको चेदी वंश के नाम से होने के नाते इसका नाम चेदी देश था। चेदी देश के नाम से भी कभी इसको हम जानते थे। 7वीं शताब्दी में धात्र विष्णु और मातृ विष्णु नाम के ब्राह्मणों का शासन यहां पर रहा, जुझौतिया ब्राह्मण। तो उस समय इसको जुझौतिया देश भी कहा जाने लगा। चंदेल काल में जब राजा चंदेलों का राज यहां पर रहा, तो वहां पर एक राजा जयशक्ति हुए 850-57 के करीब। उस राजा के कारण इसको जयजाक भुक्ति के नाम से भी जाना गया। जयजाक भुक्ति प्रांत, जयजाक भुक्ति का मतलब था राजा जयजाकी भुक्ति, यानी कि भूमि। जयजाक भुक्ति भी यहाँ पर हुआ, तो जयजाक भुक्ति प्रांत भी एक अभी रहा। और दूसरी बात, रामायण काल में राम के जो भाई शत्रुघ्न थे, उनके पुत्र का नाम था शत्रुघाती। शत्रुघाती के अधिकार में भी एक क्षेत्र कभी रहा था। और यहाँ पर अनेक प्रकार के जो राक्षस उस समय आतंकवादी हुआ करते थे, उनका उन्होंने अंत किया था। उस समय भी वीरता का प्रमाण इस क्षेत्र ने दिया था। अगले शासकों के राज्यकाल में भी ये अपनी वीरता का प्रमाण देता रहा। तो उस समय के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको बाद में महाभारत काल में दसार्ण प्रांत भी कहा गया। दसार्ण,
दसारण का मतलब होता है कि जहां पर 10 नदियों का पानी, अर्ण माने पानी, बहता हो, उस प्रांत को दसारण प्रांत कहा गया। अब आप देखते हैं सप्त सिंधु, 7 नदियों का प्रांत भी हमारे यहाँ पर कहा गया है। और पंच आपह, आपह संस्कृत में कहते हैं पानी के लिए। आब नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सनहे, आब, आब माने पानी, लेकिन वो आब भी संस्कृत के आपह शब्द से बना है। तो पंच आपह यानी 5 नदियों का पानी, वो बन गया बिगड़ करके पंजाब। पंजाब हिंदी का या संस्कृत का कोई शब्द नहीं है, ये लोक प्रचलित भाषाओं में बोलियों का शब्द है। तो जिसमें दसार्ण 10 नदियां बहती थीं, और नदियों के बारे में बताया, सिंध, बेतवा, पहूज, धसान, केन, सोनर, बेरमा, मंदिराकिनी, उर्मिल, किलकिला यानी सतब भी कहते हैं उसको। ये 10 नदियां यहाँ पर बहती थी, इसलिए इसको इस प्रांत के नाम से, इस नाम से जाना जाता था। कालिंजर, जिसका पुराना नाम कुशावती था, कुशा, रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से कुशावती, इस प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। कितना शानदार गौरवपूर्ण इतिहास है, किन किन लोगों से जुड़ा है। नामों को ठीक कर लें तो संस्कृति भी झलकती है और राजनीति भी झलकती है, इतिहास का गौरव भी झलकता है, इतिहास का बोध भी होता है, राष्ट्र का बोध भी होता है। शब्दों को ठीक करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पर विंध्याचल का बिछौन आता है, पूरा विंध्याचल नहीं है, विंध्याचल का बिछौन क्षेत्र होने के कारण इसको विंध्ययेल, विंध्य इला, विंध्य इला, विंध्य इला का अब अभिप्राय होता है विंध्याचल की भूमि। तो विंध्य इला का अभिप्राय बन जाता है विंध्य इला, लेकिन बिगाड़ करके बोलने लगे विंध्येला, और विंध्येला से बिगड़ करके हो गया बुंदेला, उसी को बुंदेलखंड कहा जाने लगा। जैसे कलकत्ता कोई शब्द नहीं था, अंग्रेजों ने बनाया, जैसे मद्रास कोई शब्द नहीं था, अंग्रेजों ने बिगाड़ करके बना दिया। वहां पर ऋषि भारद्वाज का कभी आश्रम हुआ करता था, तो ऋषि भारद्वाज के आश्रम होने के कारण वहां पर विद्यालय स्थापित हुआ, गुरुकुल स्थापित हुआ, विश्वविद्यालय बना। उस विश्वविद्यालय के नाम से ही उसको स्थानीय भाषा में चेन्नई कहते थे, उसका अभिप्राय ही विश्वविद्यालय होता है। बाद में जब मुसलमान यहाँ पर आए तो उन्होंने विश्वविद्यालय का बिगाड़ करके बोलना शुरू कर दिया मदरसा, और मदरसा को अंग्रेजों ने बिगाड़ करके बोल दिया मदरसा, मद्रास, और मद्रास का हिंदी में कर लिया मद्रास। मद्रास किसी का शब्द नहीं, किसी भाषा का शब्द नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए भारत ने फिर उसको अपना पुराना नाम दिया चेन्नई। मेरा निवेदन यहाँ पर यह है कि विंध्य इला, विंध्याचल, बुंदेलखंड की मांग छोड़िए, विंध्याचल से जोड़िए इसको, और साथ ही विंध्येला, विंध्य इला, विंध्येला शब्द लिखिए बुंदेला के स्थान पर। बुंदेला में भी गौरव है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, सब कुछ है, लेकिन इतिहास के साथ इसको जोड़िए, इतिहास के गौरव के साथ जोड़िए। समय बहुत कुछ अधिक हो चुका है, मैं आगे अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी विंध्याचल की रानी सारंधा के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर और बहुत ही गौरवशाली हमारा इतिहास है, और इस इतिहास को बार बार वाचन करना, सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी जो दृढ़ता है अपने वजूद के प्रति वो बनी रहे। और एक बात, और कुल मिलाकर ये बात जब मुझ तक पहुंचती है तो मैं ये समझता हूँ कि
हमारा स्वस्थ होना और हमारी जो मानसिकता का स्वस्थ होना देश के लिए, राष्ट्र के लिए और इस धरती की रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यही मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक सौष्ठव हमारे पूर्वजों में रहा और उन्होंने योगदान किया। अगर इसमें थोड़ा भी हम ढुलमुल हो जाते हैं, तो कह सकते हैं हम अगर मानसिक रूप से अगर अ, कुछ बीमार हो जाते हैं, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो फिर हम अपने स्वार्थों में और पराये हाँ, परमार्थ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसी युक्तियों में जुड़ जाते हैं, जो कि हमें अंदर ही अंदर खोखला कर लेता है। और ये खोखलापन फिर ये संकेत देता है कि जो चल रहा है, बस इससे थोड़ा-सा हम बच के चलें, थोड़ा दाएँ-बाएँ करते हुए चलें, अपना काम चल जाए, तो कल का किसने देखा। लेकिन एक अगर हमारे पूर्वज और हमारे ये राष्ट्र निर्माता अगर ऐसे ही देखते तो शायद हम जहाँ पे हैं, वहाँ पे भी ना होते। क्योंकि जो स्थिति, जो परिस्थिति बनी लेकिन ये बात भी सही रही है कि हमने कतिपय लोगों ने और उनके कम लोग ऐसे रहे, लेकिन उनके कारण हमने खामियाजा भुगता है। आज का जो महत्वपूर्ण कथन आपके माध्यम से इस मंच पर आया है, उसकी टिप्पणी हेतु मैं आदरणीय पवन कुमार सर के समक्ष पहुँचता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया अपनी टिप्पणी रखिएगा। जी, नमस्कार आज के मुख्य वक्ता राकेश जी को और आज की कार्रवाई को और आज के जो विचार आए हैं उसका मनन करते हुए, जैसा मैंने हम पूर्व में भी चर्चा करते आ रहे हैं, कई सप्ताह से हमारी चर्चा हो रही है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ें, समझें और उसके अनुसार आज की परिस्थिति के अनुसार हम आगे जो काम कर सकते हैं उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करें। तो एक दिन मुझे लगता है राकेश जी, हमें सबके विचार, क्योंकि अभी जब चर्चा होती है तो सबके विचार नहीं आ पाते हैं, तो एक दिन हम एक ओपन सेशन रखें और इसमें और अच्छी तरह से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबके विचार आते हैं और उनके स्तर से उनकी क्या सोच आगे कितनी विस्तृत हो रही है, विस्तारित हो रही है, इस विचारों को भी हमें लगता है कि उसमें चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि समस्या तो आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उसका विस्तारीकरण नहीं होगा, उसका फैलाव नहीं होगा, उसके ऊपर कार्य नहीं होगा, तो फिर हम हमारी बात जुबानी रह जाती है और हमें पता भी नहीं लगता है कि और जगह किस तरह की तैयारियां लोग कर रहे हैं, अपने इस सीख से समझते हुए आगे किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी हाल में जब से जागरूकता चेतना ज़्यादा बढ़ी है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें सुनने समझने का भी एक मौका लगता है कि और जगह पर क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं और हम उस मुख्य धारा से किस प्रकार से अपने आप को जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से जुड़ सकते हैं या औरों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, या हम अपने साथ नहीं भी जोड़ें, तो जो एक धारा बनी है, वो धाराएँ अलग-अलग दिशा में अलग-अलग ऊर्जा के साथ चल रही हैं। कहीं उनको एक मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने का अगर हम प्रयास करते हैं और इस बारे में भी विचार करते हैं, तो एक सबका अच्छा एक मार्गदर्शन होगा। क्योंकि सबको बात तो मुझे लगता है कि जो भी लोग हमारी ये बातें आपके चर्चा से हम सुनते आ रहे हैं, इनको समझ तो लिया है, लेकिन बहुत से मन में, लोगों के मन में प्रश्न होगा कि अब आगे क्या करें? इसके आगे हमारी रणनीति क्या है? इसके लिए हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कदम क्या होगा? और हमें कैसे पता लगेगा हम कौन से चरण पर है? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग-अलग चरणों में काम कर रहे हैं, अलग-अलग स्टेजों में, अलग-अलग उनकी विचारधाराएँ भी हो सकती हैं। लेकिन हमारी एक कॉमन विचारधारा, कॉमन ध्येय क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी सबके विचार मुझे लगता है लिया जाएँगे, तो बहुत अच्छा रहेगा और उसकी बात सुन के हम भी जो हमारे अंदर मिस हो रहा है, उसको भी ऐसा मेरा निवेदन है, इस विषय पर भी हम आगे चर्चा करें। जी, धन्यवाद। जी आदरणीय, आपको सादर नमन करते हुए मैं आपकी विचारों से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं और पूरे मंच से, सदन से निवेदन भी करता हूं कि इस पर एक चर्चा हम चाहे तो संगोष्ठी के रूप में रख सकते हैं, 2 दिन की, 3 दिन की या 1 दिन की, जैसा भी मंच
सदन आदेश करेगा और साथ ही इस पर एक कार्य योजना को कैसे क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया जाए, इस पर वहां बैठ करके हम चर्चा में निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो ये समय की आवश्यकता भी है और हम सब की जो भावनाएं बार बार प्रकट होती हैं, निश्चित रूप विशेष रूप से आपका मार्गदर्शन बार बार यही मिलता है कि क्रिया रूप कैसे दिया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये चर्चा बहुत आवश्यक है और मैं इसके साथ अपनी सहमति देते हुए विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज है, कृपया अपनी बात रखिएगा। जी ओम। सदन को नमन। आज की चर्चा बहुत अच्छी हुई और जो बात मेरे मन में थी, आदरणीय पवन सर ने उसको कहा कि हमारे नर्मदापुरम में 2 घटना ऐसी घटी है जो बिल्कुल हमको अपने आप पे क्या कहें, हम कह नहीं सकते। एक बेटी जो 2 साल पहले जिसकी शादी कहें, कुछ भी कहें, वो हुई और वो बेटी आज लापता हो गई है। उसने अपील की थी कि मुझे बचा लो, पर वो कहाँ है पता नहीं लग रहा। दूसरी घटना हुई कि एक बेटी आदिवासी की जो मजार पर गई, वो वहीं रह गई। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो व्यक्ति आगे जाएगा वही हमने देखा है कि हमारे देश में मारा जाएगा और उसको बचाने वाले कोई नहीं है। ना मठ है, ना मंदिर है, ना वकील है, ना राजनीति है। तो ऐसी स्थिति में कैसे लोग आगे बढ़ें? या तो वो आत्म उत्सर्ग करें या फिर अपने आप दुबक जाएं। 2 ही स्थिति है उनके लिए कि जो हो रहा है वो होने दें। तो इस पर निश्चित रूप से जैसा कि पवन सर ने कहा है, उस पर चर्चा हो, कैसी हो। हमारे यहाँ के सारे वकील सो रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं हजारों वकील एक साथ आ जाते हैं, जो दिन दहाड़े मारते हैं वो बच जाते हैं। हम देखते हैं कि जो अपराध भी नहीं करते वो फंस जाते हैं। किसी ने उकसा दिया, किसी ने डिग्गल मार दिया है, आदमी उसके प्रत्युत्तर देता है तो उसी पर डंडा पड़ते हैं, उसी को फंसाया जाता है और उसी को जेल भेज दिया जाता है। यह स्थिति वर्तमान में है। वो काल दूसरा था जहां लोग जीवन उत्सर्ग कर देते थे, जंगल में चले जाते थे, अपने आप को छिपा लेते थे। आज वो स्थिति भी नहीं है कि आप लोग छिप जाएं। जी ओम। बस मेरा यही प्रश्न था। जी ओम। जी, जी आदरणीय। आदरणीय मेहरा साहब के लिए हृदय से नमन करता हूँ। आपका विचार भी उत्तम है और मैं एक जानकारी देकर के अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। पिछले दिनों एक कार्यक्रम हमारा बागपत में हुआ, इसी विषय को लेकर था। तो मैं मंच को अधिक उसका विस्तार से कुछ न बताते हुए कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिवक्ताओं का एक मंच बन चुका है जो ऐसी उत्पीड़नात्मक घटनाओं के लिए निःशुल्क अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं, कार्य कर रहे हैं। और आगामी 23 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक स्वामी सच्चिदानंद जी हमारे यहाँ रहेंगे। ऋग्वेद का पारायण यज्ञ होगा। आप में से भी जो आ सकते हैं, बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। उस समय उस टीम को हम यहाँ पर सादर आमंत्रित कर चुके हैं और उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नाम भी हैं जो यहाँ बताने उचित नहीं है, जो घर वापसी के लिए तन मन धन से समर्पित होकर काम कर रहे हैं। उनको भी आमंत्रित किया गया है और उनका भी सार्वजनिक अभिनंदन होगा। आप भी ऐसे चेहरों को ढूंढें
तो निश्चित रूप से एक माला बनाने में हम सबको सुविधा होगी, ये समझने में सुविधा होगी कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे काम कर रहे हैं। आपकी चिंता और आपका चिंतन दोनों ही स्वीकरणीय है, नमनीय है, वंदनीय है। धन्यवाद। जी, आदरणीय जो संवाद अभी आदरणीय मेहरा जी ने, अपनी आदरणीय पवन सर ने रखा, ये महत्वपूर्ण कड़ी बनता है और ये बात भी बनता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक्शन एरिया क्या हो रहा है, उस क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं। तो इस बात से ये संकेत मिलता है कि हमारा कार्य भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये कार्य बहुत मुट्ठी भर लोग ही कर रहे हैं, ये बात भी निश्चित है। मैं उदाहरण दूँ, मैं अभी पूर्वोत्तर में था पिछले वर्ष, तो 2 वर्ष के दौरान मैंने खूब सारे जगहों पे मैं गया और जो बात जिस माध्यम से करनी चाहिए थी मैंने की और उसका परिणाम ये रहा कि अ, जो वापसी की बात है, तो वापसी 21 परिवारों ने वापसी करी। लेकिन हमारे भी कुछ उसमें लूज़ पॉइंट हैं, उनको दुरुस्त करना भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वापस आ रहे लोगों का स्वागत हमें करना ही चाहिए। कई जगह ऐसा है कि उनको शुल्क भी भुगतान करना पड़ता है कि हम वापस आ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं, तो उनको एक तरह से रिबन काट कर के शुल्क देना पड़ता है। ये थोड़ा चिंतनीय विषय भी है और क्योंकि हम अगर ये पहलू स्वागत योग्य बनाएँ, उनका स्वागत करें, तो वो ट्रैक से हट कर के, घर से बाहर जा कर के उत्पीड़न का शिकार हुए हैं और इसलिए वो वापस आना भी चाहते हैं। ऐसे कई सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों मैं अपनी दृष्टि से कह रहा हूँ, हज़ारों और लाखों लोग होंगे। अभी जब आपकी वार्तालाप आदरणीय पवन सर आपकी वार्तालाप पिछले सत्र में हो रही थी, आज से पहले, तो तब मेरे मन में आया कि मैं अपने आस-पास क्या कर सकता हूँ। मैंने जानबूझ कर के कुछ दुकानों से फल और सब्जियाँ ली, उनकी जो व्यवहार को जाना और परखा। मैं देहरादून की ही बात कर रहा हूँ, उसके उप क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। और मैंने कुछ जगह पे पाया कि पूरे जो बाज़ार हैं वो अ, हमारे लोगों के हाथ से जा चुके हैं, ख़ासकर सब्जियों के, फल के, जिसकी चर्चा हम इस योगाहार के मंच पर करते हैं आगे बढ़ाने के लिए उन उत्पादों की। मैंने देखा कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है, जो बहुत प्यार से और 1 किलो सब्ज़ी के साथ-साथ पाव भर फ्री देने के लिए राज़ी थे। वो उनका व्यवहार और व्यापार की स्ट्रैटेजी थी, वो अब बदल रही है। अगर आप थोड़ा-सा उनसे आप थोड़ा-सा ज़िद करिए कि ना भैया इसका जो मूल्य कम कर लीजिए या फिर न ना इसमें हमारी सब्ज़ी में धनिया भी डालिए, तो अब वो व्यवहार मैंने पिछले 2-3 सालों के बीच का अंतर देखा। वो अब अपनी दृढ़ता पे आ गए हैं कि नहीं ऐसे क्यों? यानी उन्होंने अपनी जो व्यवहार, अपनी शैली बाज़ार में घुसने के लिए मीठा बोलना और अच्छा व्यवहार करना था, वो व्यवहार अब धीरे-धीरे परिवर्तित हो रहा है। तो ये मेरा अभी पिछले 2 हफ्तों का के बीच का विश्लेषण है और मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मैं मेरा वहम भी हो, लेकिन मैं जब बार-बार ये देखता हूँ, जाता हूँ और लोगों से वार्तालाप भी मैंने करी, फ़ोन पे भी वार्तालाप करी, तो ऐसा ही है। क्योंकि घुसपैठिया आज के दौरान तलवार लेके नहीं आता, वो मीठी बातें लेकर के आता है और चिकनी-चुपड़ी बातों में और छोटे-छोटे गिफ्ट्स में हमको खुश कर जाता है और हम तो अ, हमें आशीर्वाद है भगवान भोले शंकर का, हम क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा हो जाते हैं, तो हमारी तुष्टिकरण बहुत जल्दी हो जाता है, ये हमारी एक बीमारी भी है। मैं इसी क्रम में वापस आता हूँ आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर का हैंडरेज़ भी है और उनकी वार्तालाप महत्वपूर्ण रही। जी सर।
धन्यवाद दिनेश जी। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और पवन सर ने जो मिसाल रखी है, जो इसके पूर्व भी अपने सदन में कही गई है कि अब हमको एक्शन प्रोग्राम और विस्तारीकरण पर ही चर्चा होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पहलू राकेश सर तो रखते ही है निश्चित रूप से, लेकिन उनसे भी बार बार यही हम और सब सदन कहते रहा कि इसका विस्तारीकरण, क्योंकि उसके लिए आज जो परिस्थिति है वो बहुत अच्छी परिस्थिति है। मोदी जी जैसा नेता फिर से कब मिलेगा, क्या मिलेगा, करेगा नहीं करेगा, ये इसको छोड़ के आज वर्तमान परिस्थिति में हम कुछ कर सकते हैं तो इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। जो चर्चा होने वाली है, सर ने भी राकेश सर ने भी बोला कि इसकी संगोष्ठी या कुछ आयोजित करेंगे, तो बहुत सारे उसमें बिंदु तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे मन में अभी चर्चा करते हुए जो 2-3 बिंदु जो है, एक तो अपडेटिंग, इतिहास में जो अभी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली स्कूलों में, उसका अपडेटिंग जो हो तो उसमें कई इतिहासविद विचारक आ सकते हैं, हमारे सनातनवादी भी आ सकते हैं और जो विचारधारा मानने वाले हैं कि अपडेटिंग की विचारधारा जो मानते हैं, ऐसे अन्य संगठनों के साथियों के साथ भी हम बैठ सकते हैं। पहली पहल लगे तो अपने सनातन साथियों की हो, दूसरी पहल फिर और बाद में हो, और फिर उसका एक कॉमन कुछ ड्राफ्ट बनता है तो उसके बाद में फिर आगे की पहल हो। तो एक तो है अपडेटिंग का बिंदु। दूसरा प्रिवेंटिंग का, जो रमेश सर और बाकी सब हम सभी लोग मानते हैं कि भाई ये जो गलत चीजें हो रही है, इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए, ये एक प्रिवेंटिव मेजर जो होता है। तो प्रिवेंटिव मेजर तो जैसा मैं एक मिसाल पे एक छोटा सा बिंदु बोलूं कि आज भी लड़कियों को हेल्पलाइन पता ही नहीं है। मैं तो अब टीचर रहा कई वर्षों तक, स्कूल की तो छोड़ो, कॉलेज की लड़कियों को भी भले ही हाथ में व्हाट्सएप है, सब है, लेकिन हेल्पलाइन किस चीज में, किस स्थिति में, कहाँ से मदद मिल सकती है, इसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। तो एक अवेयरनेस कैंपेन जिसको बोल सकते हैं हम, भले ही वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या और मीडिया के माध्यम से हो, कि प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में हमको करना पड़ेगा। और तीसरा जो मेजर हमको लगता है कि सर्विसेज, जैसा कि अभी हमारे दिनेश जी ने बोला कि भाई जो आमतौर पर धर्मांतरण होता है या दूसरे घर में जो जाते हैं, तो कई वर्षों से इतिहास में देखा गया है, स्वतंत्रता के पूर्व भी और स्वतंत्रता के बाद भी कि आर्थिक पहलू इसमें बहुत होता है। आदिवासी है, ट्राइबल्स है, और भी जो जो है आर्थिक दृष्टिया पिछड़े लोगों का ही धर्मांतरण ज्यादा होता है। तो उनको यदि हम घर वापसी लेते हैं, तो दिनेश जी ने बहुत अच्छा पहलू कहा कि उनके वापस आने के बाद में जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था को सर्विसेज जिसको हम बोलते ऐसी देनी पड़ेगी। अगर हम नक्सलाइट एरिया हमारे नजदीक में है, चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में, तो वहां नक्सलवादी अगर समर्पण करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ व्यवसाय के लिए या बाकी आर्थिक उन्नति के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध किए जाते हैं। तो ऐसे ही घर वापसी में जो गरीब तबका अगर आता है, तो उनको किस तरह से हम उनकी आर्थिक उन्नति के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में भी चिंतन होना चाहिए। एक 3 बिंदु बोला, इसके और भी बिंदु हो सकते हैं। तो इस पूरे चीजों को ध्यान रखते हुए एक संगोष्ठी का आयोजन करना, उससे कुछ निचोड़ जो निकला उस पे एक्शन बनाना, एक्शन को विस्तारित करना, और उसको जन जागृति के माध्यम से जगह जगह पे प्रेशर ग्रुप्स बनाना, जन जागृति करना, और जो विधायक है, सांसद है, उनके जरिए भी ऐसा कुछ कानून बने, व्यवस्था बने, इसके लिए जन जागृति करना। यह यदि राकेश जी जैसा बोल रहे हैं उनके माध्यम से और ये मंच के माध्यम से हो सकता है, तो निश्चित रूप से हम स्वराज्य से सुराज्य की तरफ जाने का एक सुनहरा मौका आता है। ऐसी बात कह के मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय किशोर जी, सादर नमन आपके लिए। जी आपने आदरणीय। जिस विचार को हम सब मंथन के रूप में चर्चा में ला रहे थे, उसको और विस्तार दिया, ऊंचाई दी। मेरा निवेदन रहेगा कि मेरी अभी एक पुस्तक आ रही है मुगल काल के हिंदू वीर योद्धा, गुमनाम योद्धा को लेकर, और ये लगभग 400 पृष्ठों की बनने जा रही है। अक्षय प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होकर के आ रही है। इसके मैं किसी स्वार्थ में नहीं कह रहा हूं, बस अनुरोध है मेरा
इसके विमोचन के बहाने हम एक अच्छी चर्चा को ऊंचाई दे सकते हैं। जिन लोगों के भीतर इतिहास की गंभीरता को समझने की थोड़ी सी भी इच्छा है और जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसकी पड़ताल करने की इच्छा है, तो उनको ऐसी कौन कौन सी और भी पुस्तकें हो सकती हैं, मैं ही फाइनल नहीं हूं, अंतिम नहीं हूं, उनकी भी उनको जानकारी होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक मुस्लिम युवा आए, 40-45 की अवस्था थी इनकी। वो मेरे से कह रहे थे कि जी हमको घर वापसी कराइए। ठीक है, बातचीत बढ़ी। सचमुच वो पीड़ित था, सचमुच उसको लग रहा था कि जहां मैं बैठा हुआ हूँ 40-45 साल जहां बैठ करके गुजार दिए, वह मंच बहुत ही घृणास्पद है। उसकी बातों से वो उसने स्पष्ट किया उस सब बातों को। लेकिन वो एक्स मुस्लिम के रूप में रहना चाहता था, घर वापसी नहीं चाहता था। मेरे से एक ऐसे सन्यासी के बारे में बात उसने की, मैंने उनसे बात भी कराई, जो आज बहुत चर्चा में है और जिनकी गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जानकर के संकेत आपको कर रहा हूं। स्वामी जी ने कहा कि मैं स्वयं आपके घर आऊंगा और मैं स्वयं बात करूंगा। मैंने कहा कि आप मुझे समय दे दो, लेकिन उन्होंने आत्मीयता दिखाते हुए कि मैं स्वयं आ रहा हूं। चारों तरफ चर्चा भी है, चिंता भी है, और सब समझ रहे हैं कि घटनाओं को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और किस तरीके से हमारा गला घोटने की तैयारी की जा रही है। दिनेश जी जो कह रहे थे कि वो इस तरीके की चीजें कुछ अब बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, आपने सबने सुना ही। तो पहली जहां पर बहुत कम लोग ये होते हैं, 1-2% होते हैं, वहां पर ये बड़े प्यार के साथ और अपनी परंपराओं को भी आपके अनुरूप दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती हैं, इस पर इस्लामिक विद्वानों का ही चिंतन आया है निकल कर, किस तरीके से हिंदुत्व का नाश करने की बातें की जाती हैं। और एक मुस्लिम राइटर हैं, उन्होंने तो ये लिखा है कि भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इसलिए जीवित है कि 10 में से 9 हिंदू इसको स्वीकार करते हैं, जबकि मुसलमान जो होता है, जितना मुसलमान का बच्चा 8 साल का सांप्रदायिक हो जाता है, उतना हिंदू का बच्चा, मतलब हिंदू जो है वो 80 साल की अवस्था में भी सांप्रदायिक नहीं होता। तो इन सब चीजों को किस तरीके से हम विस्तार दें, निश्चित रूप से इस पर चर्चा की आवश्यकता है। और ये मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ इस बात पर कि आज का सारा चर्चा का निचोड़ भी इसी बात की तरफ जा रहा है कि हमको एक संगोष्ठी करनी ही चाहिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और अब ये संगोष्ठी निकट समय में हो तो बड़ा अशुभ परिणाम उसका रहेगा। और आज के कार्य को, आज के सत्र को संपन्न करने के लिए मैं आदरणीय प्रणीता साकरे जी से आह्वान करूं। उससे पहले हमारे प्रिया मनीष सोनी जी ने एक ग्रुप में एक सूचना भेजी है और ये व्यथित करने वाली सूचना है। उन्होंने कहा है कि आयुषी हरणे किसी बालिका का नाम है। धर्म परिवर्तन के बाद नाम नाजिया कुरैशी रखा गया। आयु उनकी 24 वर्ष, निवासी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। उनके पति का नाम मोइन कुरैशी, पिता का नाम मिलन हरणे। 5 अक्टूबर 2024 को नर्मदापुरम से लापता है। और कहा, यानी ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि प्रताड़ना की शिकार ये बालिका हुई है। तो ये ताजा तरीन उदाहरण हमारे पास है। इसलिए लगता है कि ये गोष्ठी और उसके जो अगले कदम बहुत ही आवश्यक हो जाएंगे। मैं वापस आता हूँ आदरणीय प्रणीता साकरे बहन के पास और निवेदन करता हूँ कि आज के कार्य और आज के सत्र को संपन्न करने की कृपा करें। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी भाई साहब। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये गुरुवार का अपना चर्चा का सत्र चलता है। सम्माननीय हमारे राकेश जी भाई साहब के द्वारा
विषय इतना गंभीर और चिंतनीय है, हम अपने इतिहास को लेकर, वर्तमान को लेकर और भविष्य को लेकर। और सम्मानीय पवन जी भाई साहब ने कहा कि इस पर चर्चा करना और उस पर कार्य करना बहुत ज्यादा मतलब चिंतन का विषय है, और निश्चित रूप से है ही। हम सबको मिलकर इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे कि दिनेश जी भाई साहब आपने कहा कि हम फल की दुकान से या दुकान के माध्यम से आपने अवगत कराया, ये निश्चित रूप से एक बड़ा जाल उन्होंने बिछा डाला और बिछाने की ओर और आगे अग्रसर है कि हम किस किस क्षेत्र से छूट रहे हैं। तो उस क्षेत्र तरफ भी उनका ध्यान है। जैसे हम गांव में देखते हैं कि छोटे छोटी दुकान, छोटे छोटे फेरी वाले भी कुछ ना कुछ सामान लेकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं, और विशेष करके हिंदू परिवारों में वो अपनी जड़ें परिचय के माध्यम से भी जमा रहे हैं। विद्यालय की जो बच्चियां हैं, निश्चित रूप से हिंदू समाज की, आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया, भौतिक सुख के लिए कुछ न समझदारी का परिचय देते हुए उन्होंने ऐसा जाल बिछाया है। मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने, मेरे गांव से ही लगभग 10-12 किलोमीटर पे डिग्री कॉलेज है, और आसपास की हिंदू परिवारों की बालिकाएं पढ़ने जाती हैं, तो सुनने में आता है कि मुस्लिम समुदाय के युवा 11 बजे कॉलेज के समय और छुट्टी के समय जाना आना शुरू करते हैं, और उस बीच में अगर हिंदू परिवार की लड़की को कोई आवश्यकता पड़ी तो वो उसकी मदद बड़े भावुकता से करने लगता है, और बस यहीं से जाल में फंसने की कड़ी शुरू हो जाती है। ये समस्या बढ़ते हुए पूरा क्षेत्र देख रहा है, लेकिन सामने आकर के कुछ नहीं कहने की हिम्मत भी रख रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, परंतु मातृशक्ति की ओर से नेतृत्व की कमी होने के कारण भी ये विषय उनके तक नहीं जा पाता। अभी समन्वयक बैठक थी, उस बैठक में मुझे भी जाने का अवसर मिला परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत, और मैंने इस बात को रखा कि ये समस्याएं बढ़ रही है और इस ओर हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। आप सभी लोग अपने दुकान, अपने धंधे व्यापार छोड़िए, और इन बालिकाओं को, इन परिवारों को हम कैसे अवगत कराएं, कैसे बचाएं, इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के युवाओं ने उसमें हामी भरी, और समाज में जाकर के आज वो शुरुआत हो रही है। और हमने कहा जहां जहां भी समाज इकट्ठा हो रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, ऐसे विषय को फैलाइए कि हमारी ओबीसी परिवारों की बच्चियां ऐसे ना फंसे, और फंसेंगे तो ये लव जिहाद है और फिर दोबारा उस कड़ी से वापस नहीं आएंगे। तो हम इतना अपने क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं, और निश्चित रूप से बड़ा चिंता का विषय है। और हम सबको, जैसे किशोर जी भाई साहब ने कहा कि बालिकाएं पढ़ तो रही हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो कोई साधन जुटा कर नहीं रखती। उसे किसी नंबर, मदद वाले जो हेल्पलाइन नंबर रहते उनकी जानकारी तक नहीं रहती, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं भावुक होकर के फंस जाती है, और विषय से अनभिन्न भी है। तो बड़ा विस्तार का विषय है, चिंता का विषय है, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। समस्या भी हिंदू समाज की तरफ से ही तेजी से बढ़ रही है, वो तो है ही। वो उन्होंने अपना लक्ष्य साध कर रखा है कि फिर से भारत को गुलाम बनाना है, तो वो सारी जाल तो उनके पास है ही, लेकिन हमको सजग होने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है। और आज समय भी हो रहा है, मैं अधिक क्या कहूँ, सारे लोगों ने अपने अपने विषय रखे, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज योग शिक्षक जो भी थे, मैं लेट जुड़ पाई, और राकेश जी भाई साहब ने बहुत विषय विस्तार से रखा है, इसलिए पुनः आपका धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। रंजना दीदी से आग्रह करती हूँ कि आज के योगाहार कार्यक्रम के सभा की घोषणा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय रंजना दीदी। जी, जब तक आदरणीय रंजना दीदी तक आवाज पहुंचती है तो मैं ही मंच पे पुनः प्रवेश करता हूं, और
इस गोष्ठी की महत्व को समझते हुए और जो आज की गोष्ठी है और भविष्य में इस गोष्ठी पर अगली गोष्ठी होने वाली है और साथ साथ में जो आदरणीय पवन सर ने कहा है कि जो एक्शन प्लान हमारा हो गोष्ठी के माध्यम से और आदरणीय सदस्यों के माध्यम से जो बातें सामने आई हैं, आदरणीय दीदी जी ने भी जो बातें सांकेतिक रूप में रखी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं आप सभी के माध्यम से आज की योग शिक्षिका और साथ में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम पुनः इस चैतन्यता के साथ अगले सत्र में सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चिंतन हुआ। हम लोग सब चिंतन करें और अपने अपने स्तर से सुझाव विचार रखें समाज में, तो निश्चित बदलाव आने की उम्मीद है। सबको प्रणाम। जी, आदरणीय भाई साहब को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम।